हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी बता दूं, मैं भी ठीक हूं। सो आज स्टार्ट करेंगे अपना इसके आगे का टॉपिक प्रोबेबिलिटी में ये इवेंट सेट थ्योरेटिक अप्रोच। सेट थ्योरेटिक अप्रोच क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं सेट थ्योरेटिक अप्रोच। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज आर डाइस इज रोल्ड वंस। यहाँ पे डाइस इज रोल्ड वंस, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हम जैसे सेट्स में सेट बिल्डर फॉर्म बना के यहाँ पे अलग अलग सबसेट्स बनाते थे, वैसा ही केस लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज एन इवन नंबर, ये ले लिया, ओके। यहाँ पे b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन ऑड नंबर, ये ले लिया। c यहाँ पे ले लेते हैं x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 नहीं लेते, क्या 2 लेंगे और ये इवन नंबर, फिर दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं मल्टीपल ऑफ 3 ले लेते हैं, ओके। तो क्या है, फिर वो c और हमारा यहाँ पे a दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू, a में क्या आएगा, इवन नंबर बोला है तो 2 4 6, ओके। b में क्या आ जाएगा, ऑड नंबर बोला है तो 1 3 और 5, ओके। यहाँ पे c में आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3 और 6, ये आ गया, ठीक है। सो ये अपना एक सेट थ्योरेटिक अप्रोच हो गया प्रोबेबिलिटी का। अब हमको यहाँ पे अगर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ a निकालना है, तो हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। इसमें कितने हैं, इसमें है 3, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल है वहां पे 6, तो यहाँ पे अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ गया 1/2, ओके, ठीक है। अब हमको अगर यहाँ पे a यूनियन b निकालना है, हमको यहाँ पे अगर a यूनियन b निकालना, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आ गया, ओके, ठीक है। अब हमको अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1। यहाँ पे ठीक है, ए यूनियन बी मतलब यहाँ पे ए और बी होता है, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब ए और बी होता है, सेट्स में देखा था हमने, ठीक है। ए इंटरसेक्शन में एंड होता है, ठीक है, दोनों होना चाहिए। तो ए यूनियन बी अगर करेंगे तो यहाँ पे ये अपना 6/6 आ जाएगा, जो कि आएगा 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी करूँ तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b, तो यहाँ पे एक भी चीज बराबर नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0/6, यहाँ पे आ जाएगा 0/6, ये आ गया 0, तो ये अपना इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ये हमारा हो गया इम्पॉसिबल इवेंट कि a एंड b दोनों साथ में नहीं हो सकते। यहाँ पे इस केस में दोनों साथ में नहीं हो सकते, और ये अपना आ गया श्योर इवेंट वाला केस, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे a इंटरसेक्शन c ले लेता हूँ, a इंटरसेक्शन c में क्या क्या है, आएंगे दोनों कुछ बराबर। यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे 6 आ रहा है दोनों में, ठीक है। a इंटरसेक्शन c करेंगे तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन c करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 1 है, टोटल कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन c आ गया हमारा यहाँ पे 1/6, ठीक है। सो ये अपना है एक सेट थ्योरेटिक अप्रोच, ओके। अब यहाँ पे और अलग अलग आगे हमारे थ्योरम्स आते हैं, देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी वी कैन गिव अ न्यू डायमेंशन टू क्लासिकल डेफिनेशंस। कुछ नहीं है, अलग तरीके से बता रहा है। देखिए ये वेन डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ये एस अपना टोटल सैंपल है, उसमें ए है, ठीक है। ये अपना एस है, उसमें ए है, ये हमने देखा हुआ था वहाँ पे। ये जैसे हमारा ये टोटल यहाँ पे है, ये एस यहाँ पे है हमारे पास ये एस, और ये एस एस क्या है, एस पूरा ये 1 2 3 4 5 6 सब है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए में क्या आ रहा है, ए में खाली आ रहा है 2 4 6, तो यहाँ पे ये 1 3 और 5 भी है यहाँ पे, ठीक है। ये एस में ये पूरा है, यहाँ पे ये 1 3 5 और ये 2 4 6, ये सब मिला के ये है एस अपना, ओके, ठीक है। अब आगे जाते हैं, यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। मैंने यहीं से एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, ओके। लेट अस कंसीडर अ फाइनाइट सैंपल एस इन द सैंपल स्पेस विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। देखिए यहाँ पे जो हमने जो निकाला हुआ है वो वही चीज यहाँ पे फॉर्मूले पे लिखी हुई है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ ए, यहाँ पे लिखा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए टू द टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस, ठीक है। ये वही चीज लिखा हुआ है जो हमने वहां पे निकाला है, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूले के टर्म्स में इसको लिख दिया गया है, ओके, ठीक है। चीज यहाँ पे वही है, एन ए अपॉन एन एस लिख दिया गया है। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमने वही निकाला था, एन ए कितना था यहाँ पे 3 और यहाँ पे था 6, ओके। यहाँ पे फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये हम इस लॉजिक से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन ऑफ इवेंट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ इवेंट्स कंटेनिंग ऑल द सैंपल पॉइंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेनिंग ऑल द सैंपल पॉइंट्स ऑफ इवेंट ए और इवेंट बी। यही हमने किया, सारे सैंपल पॉइंट्स ले लेते हैं, इवेंट ए के भी इवेंट बी के भी, ठीक है। हम वही ले लेते हैं, ओके। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए ए यूनियन सी दिया हुआ है, ए यूनियन बी दिया हुआ है, हमने निकाल लिया था यहाँ पे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया था। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी मे बी डिफाइंड एज द सेट कंटेनिंग ऑल द सैंपल पॉइंट्स दैट आर कॉमन। जो यहाँ पे जो कॉमन होते हैं उसको लेना है, ठीक है। ये तो हम वहाँ पे सेट्स में देख के आए हैं कि जो वहाँ पे जो कॉमन होता है हमको उसको लेना रहता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन बी किए थे तो नल सेट आया था, और अगर ए इंटरसेक्शन सी किए तो हमारे सेट्स में आ गया सी, ठीक है। सिंस द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज अ नल सेट, इट इज ऑब्वियस दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये समझ आ गया, दैट दे कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली। यहाँ पे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये समझ में आ गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है कि किसी भी केस में दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अगर वो दोनों अगर एक साथ आ सकते तो वहां पे ए इंटरसेक्शन बी कभी भी 0 नहीं होता। अगर ए इंटरसेक्शन बी अपना नल सेट है तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। मीन्स ए एंड बी cannot occur simultaneously। ठीक है। देखो यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने जो लिया था एग्जांपल, यहाँ पे x such that x is an even number, x such that x is an odd number, तो यहाँ पे 2 4 6 आ रहा है, यहाँ पे 1 3 5 आ रहा है, ठीक है। ये कभी भी साथ में नहीं आ सकते, लेकिन ये सी वाले केस में क्या है, ये 6 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो वो अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, ओके। जहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी नल सेट हो जाता है वहां पे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाता है, मतलब ए एंड बी दोनों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे ए एंड बी जहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन हो वो नहीं होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। अब यहाँ आगे चलते हैं। द डिफरेंस
of the two events A and B to be denoted as A minus B may be defined as a set of sample point present in, ये वही डेफिनेशन लिखा हुआ है जो हम सेट्स में देख के आए हैं। यहाँ पे है A एंड B, A माइनस B का मतलब क्या होता है? A माइनस B का मतलब वो होता है कि हम वो सारी चीजें लेते हैं जो A में है लेकिन B में नहीं है, ठीक है? A में है और B में नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें A में है? 2, 4, 6 A में है और ये B में नहीं है, तो ये आएगा हमारा A माइनस B। अगर वही मैं अगर A माइनस C करने जाऊं तो यहाँ पे क्या क्या है? 2 है हमारा A में, 4 है हमारा A में, लेकिन 6 क्या है? C में भी है। 6 हमारा C में भी है, तो हम यहाँ पे 6 को नहीं लेंगे, ठीक है? हम यहाँ पे 6 को नहीं लेंगे, तो ये होगा A माइनस B और ये अपना आ गया A माइनस C, ठीक है? ये चीज समझ में आता है। A माइनस B कंटेन्स all the elements of A, that all the elements that are present in A but not in B, ठीक है? A माइनस B, अगर A माइनस B है तो वो सारे एलिमेंट जो A में प्रेजेंट है लेकिन B में नहीं है, ठीक है? अगर वो A और B अगर वो दोनों में है तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है? माइनस का मतलब ही वही होता है, अगर वो A और B दोनों में है तो उसको हम हटा देंगे, ठीक है? ओके, अब यहाँ आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये A माइनस B को नल सेट लिख दिया गया, जबकि ये आएगा, ये अपना गलत है, ठीक है? ये अपना गलत है, यहाँ पे आना चाहिए 2, 4 और यहाँ पे आना चाहिए 6, ठीक है? यहाँ पे ये आना चाहिए 2, 4 और 6 आना चाहिए, ओके? अब यहाँ आगे चलते हैं। यहाँ अपने को दिया हुआ है, अब आगे आ गए अपन। यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है सारी चीजों का, यहाँ पे दिया हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है सारी चीजों का। हम यहाँ पे ये सब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम वहाँ पे देख चुके हैं। हम वहाँ पे जो सेट्स का है हमने देखा था कॉन्सेप्ट, उसमें हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सारे हम देख चुके हैं, ओके? हमने जो सेट्स का जो थ्योरी पूरा पढ़ा था, सेट्स के चैप्टर, उसमें हम पूरे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं। अगर तब भी अगर आप लोग को कुछ भी अगर डाउट हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहां से मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर इस केस में अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखने जाए तो यहाँ पे देखिए इस केस में डायग्राम कैसा बनेगा। ये अपना है S, ठीक है? ये अपना टोटल है S, ये बॉक्स यहाँ पे है A है और ये A और C में थे कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है? A और C में थे कॉमन एलिमेंट्स और फिर यहाँ पे B और C में भी थे कॉमन एलिमेंट्स। यहाँ पे A और C में भी थे कॉमन एलिमेंट्स और यहाँ पे B और C में भी थे कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ये डायग्राम कैसे बन सकता है? यहाँ पे देखिए अगर मैं इसे A बनाता हूँ, ठीक है? A में क्या क्या है? A में है अपने पास 2, फिर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है? ओके, अब ये 6 क्या है? ये 6 है, C में भी है, 6 अपना C में भी है, तो यहाँ पे ये C आ गया। अब यहाँ पे ये 3 है ना? 3 और 6 है, ये अपना C में, तो ये अपना आ गया ये A, ये अपना आ गया C, ओके? अब यहाँ पे B में क्या है? 1, 3 और 5, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे ये B है, यहाँ पे 3 है और ये 1 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है? सो यहाँ पे अगर मैं इसमें डायग्राम बनाने जाऊं तो यहाँ पे मेरा ये A, C और ये B आ गया। पे इस तरीके से देखिए ये है, ये बीच वाला जो है C है, ये है अपना A, ये है अपना B। अगर यहाँ पे हम देखने जाएं, यहाँ पे A इंटरसेक्शन अगर मैं C देखने जाऊं तो यहाँ पे देखिए A इंटरसेक्शन C क्या आएगा? इन दोनों के बीच में 6 लाई कर रहा है, तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन C आएगा 6, ओके? ठीक है?
अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करने जाऊं तो यहाँ पे देखिए ये जो ए है और ये बी है, ये दोनों के बीच में गैप हो गया है। ठीक है, ये ए और बी के बीच में गैप हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे नल सेट है। वैसे अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी करने जाऊं, यहाँ पे मैं बी इंटरसेक्शन सी करने जाऊं तो यहाँ पे 3 आएगा। ओके, ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, ये आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी करने जाऊंगा तो यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स को ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 को ले लेंगे अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी करने जाऊं। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स ले लेंगे अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी करने जाऊं। तो हम अगर इसको अगर फॉर्मूले के बेस पे लिखे ए यूनियन बी यूनियन सी, इस केस में तो यहाँ पे मैं अगर ए यूनियन बी यूनियन सी अगर मैं इसको फॉर्मूले के बेस पे लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए को ले लूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे बी को, यहाँ पे बी को ले लेंगे, यहाँ पे सी को भी ले लेंगे, माइनस करेंगे यहाँ से। देखो हमने यहाँ पे ए बी और सी ले लिया। ठीक है, ए के पूरे सेट ए पूरा ले लिया। ठीक है, यहाँ पे फिर सेट बी का पूरा ले लिया, फिर यहाँ पे सेट सी पूरा ले लिया। अब क्या हो गया, यहाँ पे हमने यहाँ पे जैसे ए बी और सी ले लिया तो ये 3 और 6 दो बार आ गए। ठीक है, ये 3 और 6 दो बार आ गए, तो हम यहाँ से फिर माइनस कर देंगे क्या चीज, हम यहाँ से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन सी और यहाँ से माइनस करेंगे ए बी इंटरसेक्शन सी को। हम यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको माइनस और इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये दो बार आ गया था। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है ये अपना ये पहला वाला जो सेट है, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये अपना आ जाएगा पहला वाला सेट क्या है, यहाँ पे पहला वाला सेट है अपने पास 2 4 6। ठीक है, दूसरा वाला सेट भी है अपने पास, अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लिखते हैं n। ठीक है, यहाँ पे हम n लिखते थे वहाँ पे कार्डिनल नंबर निकालने के लिए। ओके, वहाँ पे कार्डिनल नंबर निकालने के लिए n लिखते थे, लेकिन अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी अपना आएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया है। चलिए अब यहाँ आगे चलते हैं टॉपिक में। देखिए यहाँ पे क्या है, डायग्राम बना हुआ है। अब अपन आते हैं कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट में। कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट भी अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो क्या करते थे, एस माइनस ए कर देते थे। ठीक है, जितनी चीज अपने टोटल यूनिवर्सल सेट में रहता था माइनस ए। ठीक है, माइनस जो हमारे पास ए में है हम उस चीज को ले लेते थे यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 नहीं है, 1 यहाँ पे ए में नहीं है, 2 है, 3 यहाँ पे ए में नहीं है, 4 है, यहाँ पे 5 यहाँ पे ए में नहीं है। तो यहाँ पे अपना इस केस में क्या आ गया, इस केस में ए कॉम्प्लीमेंट बी के बराबर में आ गया। ठीक है, लेकिन हर केस में नहीं आएगा। यहाँ पे इस केस में आ गया लेकिन वो हर केस में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस केस में ये चीज आ गया लेकिन वो हर केस में नहीं आएगा। अब यहाँ पे आगे देख रहे हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, नाउ वी आर इन पोजीशन टू रीडिफाइन सम ऑफ द डिस्कस्ड पार्ट। तो देखो अब हम यहाँ पे देखिए सारी चीजें हमने कर ली। अब हम यहाँ से अपना अलग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पहले ये वाला केस लेते हैं। इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ऐसा केस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है,
अगर यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है तो हमको यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटाना ही नहीं है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है तो यहाँ पे जैसे ये है अपना ए और ये आएगा अपना बी, ठीक है। सो अगर मेरे को दोनों का अगर मेरे को मिला के प्रोबेबिलिटी निकालना है तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बीच में कुछ इंटरसेक्शन है ही नहीं। ओके, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट में इंटरसेक्शन तो होगा ही नहीं, यहाँ पे नल हो जाता है, ठीक है। सो अगर इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। ओके, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, यही चीज दिया हुआ है। सिमिलरली 3 इवेंट्स ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ, अगर यहाँ पे ये भी, अगर 3 इवेंट्स अगर हैं यहाँ पे 3 इवेंट्स है तो 3 इवेंट्स का भी उसी तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ पे या तो अगर इसको रिवर्स भी बोल सकते हो इसको, अगर यहाँ पे अगर जैसे हमने क्या बोला इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो फॉर्मूला ऐसा हम बोल सकते हैं if PA plus PB plus PC is equals to PA union B union C then the events are mutually exclusive, उसको रिवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको रिवर्स तरीके से भी बोल सकते हैं। यहाँ पे if sum of probability of all the events, sum of probability of all the events is equal to probability of, क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ ऑल द इवेंट्स, ऐसा लिख लेते हैं, हमको सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। देन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, then events are mutually exclusive, ठीक है। then events are mutually exclusive, okay। अब two events A and B are exhaustive if, exhaustive event कब होता है, जब अगर एक इवेंट हो तो दूसरा इवेंट नहीं हो सकता। exhaustive event हमने कल पढ़ा था, अगर एक इवेंट हो तो फिर दूसरा इवेंट वहां हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो यहाँ पे अगर P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू 1 देन इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट कब होता है, जब अगर एक इवेंट हो तो यहाँ पे दूसरा इवेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, अगर हेड्स आया तो टेल्स नहीं आ सकता और टेल्स आया तो हेड्स नहीं आ सकता, वो हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। सिमिलरली 3 इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इफ, यहाँ पे अगर 3 इवेंट्स भी है तो भी सेम केस, ओके। और अगर इक्वली लाइकली है तो सारी चीजें बराबर होंगी। तो यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू 1 अगर एग्जॉस्टिव इवेंट है तो, ठीक है, सेम चीज है। और अगर इक्वली लाइकली है तो यहाँ पे इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, देन P ऑफ A इज इक्वल्स टू P ऑफ B इज इक्वल्स टू P ऑफ C। यहाँ पे इक्वली लाइकली का मतलब भी जान रहे हैं, अगर सपोज यहाँ पे 2 इवेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉइन टॉस कर रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे हम डाइस वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। डाइस रोल्ड वंस, ठीक है। अब यहाँ पे ए अपना आया था, यहाँ पे आया था 2 4 6, यहाँ पे बी आया था हमारा यहाँ पे 1 3 5, ठीक है। सो ये दोनों इवेंट्स क्या है, ये दोनों इवेंट्स है इक्वली लाइकली, ये दोनों इवेंट्स हैं हमारे यहाँ पे इक्वली लाइकली। कैसे, ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं इक्वली लाइकली, यहाँ पे सॉरी ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ये दोनों इवेंट्स हमारे इक्वली लाइकली कैसे हैं कि देखिए जैसे ही हम डाइस रोल करेंगे तो या तो ऑड नंबर आएगा,
ठीक है, या तो इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ पे दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दोनों के चांसेस बराबर हैं। यहाँ पे दोनों के चांसेस बराबर हैं। ठीक है, चांसेस आर सेम, तो ये हमारा हो गया इक्वली लाइकली। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे ये जो एग्जॉस्टिव वाला इवेंट वाला केस लिए, ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ से एग्जांपल लेते हैं, कॉइन टॉस होता है। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स वाला यहाँ पे आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट है। यहाँ पे एग्जांपल ले लिए, कॉइन टॉस, ठीक है, वंस। तो यहाँ पे या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब अगर हम यहाँ पे A यूनियन B करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, तो यहाँ पे H यूनियन T लिख लेते हैं इसको। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। यहाँ पे तो अब ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T। और अगर हम यहाँ पे सपोज अगर माइनस भी कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन T, तो वो तो नल सेट है। सो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस ये 1/2, तो यहाँ पे आ गया 1। ये हमने ये चीज यहाँ पे देखी हुई है, देखिए ये सेम चीज है, यही चीज यहाँ पे, यही चीज हम वहां पे प्रूव भी कर चुके हैं। ओके, ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 इवेंट्स ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली। तीनों चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे तीनों चीजें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, यहाँ पे ए के जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है। कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15.6, ये देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15.6 ऑफ ICAI। ठीक है, यहाँ पे आप लोग वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 इवेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये होगा। तो यहाँ पे अगर जैसे 3 इवेंट है तो सारे के, और ये क्या है, ये एग्जॉस्टिव इवेंट भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, 1। ठीक है, ये अपना तीनों का प्रोबेबिलिटी होगा 1, क्योंकि ये है अपना एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, एग्जॉस्टिव इवेंट है, और ये अपना इक्वली लाइकली भी है, ये है हमारा इक्वली लाइकली भी है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये तीनों क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी और सी मेरा तीनों आ जाएगा 1/3। ओके, अब यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए को छोड़ के बाकी सारे। ठीक है, ए को छोड़ के बाकी सारे। तो यहाँ पे सपोज अगर सैंपल साइज हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको आगे लिखते हैं। सपोज यहाँ पे अगर इवेंट है S इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, ये ले लिया हमने। ठीक है, ये हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, ये S इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे A B C अलग अलग डाल देते हैं। A इज इक्वल्स टू 1 2, ठीक है, B इज इक्वल्स टू 3 4 और यहाँ पे C इज इक्वल्स टू 5 6, ऐसा है। तो ये अपना क्या दिख रहा है, ये अपना एग्जॉस्टिव भी दिख रहा है, ये अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी दिख रहा है, और ये हमारा
इक्वली लाइकली भी दिख रहा है, ठीक है। ओके, ये हमारा तीनों चीज दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आ जाएगा, 3, 4, 5 और 6 आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट मेरे यहाँ पे 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बी यूनियन सी है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बी यूनियन सी भी वही आएगा, ठीक है। तो बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ओके, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अगर मेरे को निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये है 4 और टोटल है हमारा एलिमेंट 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, ठीक है। या तो अगर मेरे को इसको दूसरे तरीके से निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगा तो 1 माइनस 1/3 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 2/3। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये वही चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे सबको यहाँ पे के ले लिया गया था, लेकिन हम डायरेक्ट हमने यहाँ पे नॉर्मल तरीके से ही ये 1/3 हम यहाँ पे पता कर पाए थे। ओके, हम यहाँ पे डायरेक्ट 1/3 इसको निकाल पाए थे, हमको यहाँ पे के लेने की जरूरत नहीं थी। ओके, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आगे, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सियोमेटिक और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे मॉडर्न डेफिनेशन ये खाली बस अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। मॉडर्न डेफिनेशन कुछ नहीं है, एक सेट थ्योरी के बेस पे यहाँ पे मॉडर्न डेफिनेशन निकाल लिया गया है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक सैंपल स्पेस लिया गया रैंडम एक्सपेरिमेंट से, ए इवेंट है, सैंपल स्पेस एस, तो यहाँ पे ए इज अ सबसेट ऑफ एस, ठीक है। Then a real valued function p defined on S is known as the probability measure. यहाँ पे is known as a probability measure, and pi is defined as the probability of A if p satisfies the following axioms. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक्सियोमेटिक थ्योरी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक एस है हमारा सेट जिसे हमने अभी किया, डाइस रोल किया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए है हमारा यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था हमने 2 4 6 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ एस, ये हमारे को दिख रहा है, ठीक है। ये हमको यहाँ पे पता चल रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ एस। ओके, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या लिखा है, पी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। पी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है। या तो अगर ये ए अगर जैसे एस का मैं सबसेट निकालूं तो एस का सबसेट यहाँ पे 0 भी आता है। अगर ये ए अगर यहाँ पे नल सेट होता तो यहाँ पे P ऑफ A हो जाता हमारा यहाँ पे 0, ठीक है। P ऑफ A 0 इफ A इज अ नल सेट, ठीक है। अगर A अगर नल सेट होता तो P ऑफ A 0 आता, तो P ऑफ A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ओके, देखिए यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल है। फॉर एवरी A इज सबसेट ऑफ S, अगर ये ऐसा है तो फिर P ऑफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, P ऑफ S इज इक्वल्स टू 1, P ऑफ S इज इक्वल्स टू 1, ये भी सिंपल है। अगर मैं दोनों चीज को अगर एक ही चीज से डिवाइड कर दूंगा तो वो तो 1 ही आएगा। P ऑफ S इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं N ऑफ S डिवाइड बाय N ऑफ S अगर मैं कर दूंगा, ठीक है, तो 6/6 ये तो हमेशा 1 ही आएगा। ओके, ये तो हमेशा 1 ही आएगा, ये तो श्योर इवेंट है। ओके, ये तो श्योर इवेंट है कि 1 से 6 तक कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा जैसे ही हम डाइस रोल करेंगे। तो जो एस है वो अपना यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वही चीज लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A1 A2 A3 A4, ये वही चीज है, ये अभी देखा हमने,
अगर यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है, A3 है, A4 है। देखिए A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ठीक है। अगर ये ऐसा टाइप से है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे 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 जाते जा रहे हैं A to K कहीं तक भी, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस यहाँ पे ऐसे ऐसे करते करते प्रोबेबिलिटी ऑफ AK, ठीक है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में अभी हमने पीछे ही देखा था ये चीज़, ये वही चीज़ लिखा हुआ है। ये अपना केस आएगा, ये केस है यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में, ओके, ठीक है। जहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता वहां का भी देखेंगे। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे अपने को थ्योरम्स दिए हुए हैं। तो ये जो पहला जो थ्योरम है, ये पहला थ्योरम हम यहाँ पे 2 बार पहले ही देख चुके हैं, ये अपना तीसरी बार आ रहा है, ठीक है। फॉर एनी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A and B, the probability that either A or B occurs is given by the sum of individual probabilities of A and B। ये वही चीज हम अभी 2-3 बार देख के आ चुके हैं, ठीक है। हम यही चीज 2-3 बार अभी देख के आ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे एडिशन थ्योरम लिखा हुआ है, सिंपल लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर आपको जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पुराना वाला अगर एग्जांपल भी लेके देखें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालना है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या था 3/6 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी था 3/6। तो यहाँ पे 6/6 इज इक्वल्स टू 1 आ जाता, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आगे जो अपना जो दूसरा थ्योरम भी दिया हुआ है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। वो क्या दिया हुआ है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, इसी को ही बस वो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसी को ही वो आगे तक ले गए हैं। यहाँ पे खाली बस 2 एलिमेंट के लिए दिए हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये उससे ज़्यादा के लिए दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे B लिख दिए, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे है A1, फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ऐसे करते 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 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ AK, ठीक है, वही चीज़ है। आगे वाले थ्योरम भी देखेंगे तो आपको वही दिखेंगे। जैसे ये अपने को एग्जांपल्स दिया हुआ है, एग्जांपल्स चाहें एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा। कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर एनी K इज ग्रेटर देन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, the probability that at least one of them occurs is given by the sum of individual probabilities of the K events. Obviously this is an extension of theorem 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये नेक्स्ट वाले थ्योरम में आते हैं, ठीक है। ये जो नेक्स्ट वाला जो है थ्योरम 3, ये थोड़ा सा देखने लायक है। यहाँ पे थ्योरम 3, ठीक है। यहाँ पे थ्योरम 3 के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 2 coins are tossed, ठीक है। 2 coins are tossed simultaneously, ओके। यहाँ पे 2 coins लेते हैं कि नहीं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं और डाइस वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हाँ वो डाइस वाले एग्जांपल ले लेते हैं।
डाइस इज रोल्ड वंस, ठीक है, डाइस इज रोल्ड वन। तो यहाँ पे अपना एस आ रहा था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। यहाँ पे एस आ रहा था 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ पे लिया था a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेते हैं x सच दैट x इज एन इवन नंबर, ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पे b ले लेते हैं x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, हम ये ले लेते हैं, ठीक है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हमारा a क्या आ गया, a हमारा आ गया यहाँ पे 2 4 6, और यहाँ पे आ गया b हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया b आता है 2 3 और 5, ठीक है, हमारा a आ गया ये और b आ गया ये। अब अगर मेरे को यहाँ पे p ऑफ a यूनियन b निकालना है, हमको यहाँ पे अगर ये a यूनियन b निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, पहले नॉर्मल तरीके से निकाल लेते हैं। पहले a यूनियन b अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा अपने पास 2 3 4 5 और 6, ये आएगा a यूनियन b, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 5/6 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स टोटल डिवाइड बाय 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ रहा है 3/6 जो कि है 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या आ रहा है, वो भी आ रहा है 3/6, ओके, जो कि है 1/2, ठीक है। ये अपना आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ a, प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालते हैं। यहाँ पे a इंटरसेक्शन b भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b आएगा हमारा यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b आ गया 1/6, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी फॉर्म से, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर मैं a यूनियन b नहीं निकालना चाहता और मेरे को डायरेक्ट मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे a यूनियन b नहीं निकालना चाहता और मेरे को डायरेक्ट मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b करते थे, ठीक है। लेकिन ये कहाँ काम आता था, जहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स था वहां पे काम आता था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में क्या हो रहा है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है क्योंकि a और b के बीच में एक एलिमेंट है वहां पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे हम यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिया ये a, ये ले लिया b, ठीक है, ये ले लिया a, ये ले लिया b, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो अपना जो पार्ट है ये अपना होता था a इंटरसेक्शन b, ये अपना पार्ट होता था a इंटरसेक्शन b। अब क्या हो गया, मैंने p a ले लिया, तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया और मैंने इसको ले लिया, ठीक है। सो क्या हो गया, जो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट 2 बार आ गया, यहाँ पे ये वाला पार्ट 2 बार आ गया, तो हम क्या करते हैं एक बार उसको हटा देंगे, ठीक है। ये हमने वहां पे भी देखा था, सेट्स में भी हम क्या करते थे, हम यहाँ से ये जो एक बार जो इसको है वो हटा देते थे। अगर मैं ये b से b में भी ले लूँ तो b में भी मेरे यहाँ पे 2, यहाँ पे आ गया मेरा 2, ठीक है। और अगर मैं a से भी लूंगा तो a से भी मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2, तो क्या है ये 2 बार आ गया है। अब मेरे को यहाँ से एक बार मेरे को हटाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से अगर हम निकालेंगे p ऑफ a यूनियन b, अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो p ऑफ a कितना है 3/6 प्लस p ऑफ b कितना है 3/6 माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है 1/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 3 6 माइनस 1, ये आ गया 5/6, जो वहां पे जो हमारा आंसर आया था। देखिए जो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया था यही आंसर वहां पे भी आ रहा है, ठीक है। सो ये नॉर्मल ये सेट थ्योरी ही है जो हम सेट्स में पढ़े थे, ये वही चीजें हैं, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखनी है कि कौन सा इवेंट है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, एग्जॉस्टिव इवेंट है, इक्वली लाइकली है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसको यहाँ पे अलग अलग थ्योरम्स में यहाँ पे बना दिया गया है, ओके। देखिए यहाँ पे
देखिए ये क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए और बी ऑकर्स, आइदर ए और बी मतलब ए यूनियन बी, ठीक है, इज गिवन बाय द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए एंड बी लेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी। सिंपल चीज है, यह वही चीज है जो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ पे हमने समझ लिया, इसी को यहाँ पे वर्ड्स में लिख दिया गया है, ठीक है। दिस थ्योरम इज स्ट्रॉन्गर देन थ्योरम 1, ये तो पता चल रहा है, एज वी कैन डिराइव थ्योरम 1 फ्रॉम थ्योरम 3। थ्योरम 3 से हम थ्योरम 1 का कैसे डिराइव कर सकते हैं, अगर ये ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आ गया तो हम यहाँ से थ्योरम 1 कर सकते हैं डिराइव, ऐसा हमने सेट्स में भी देखा था, ठीक है, लेकिन हम वहाँ पे थ्योरम 1 से थ्योरम 3 नहीं कर सकते। फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट एविडेंस इट इज वाइजर टू अप्लाई थ्योरम 3 फॉर इवैल्यूएटिंग टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स, ठीक है। हम यहाँ पे थ्योरम 3 अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ओके। यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स देख लीजिएगा अपने तरीके से, ओके, एग्जांपल्स अपने तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड कंपाउंड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल यहाँ पे कंपाउंड या फिर जॉइंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पे कंडीशनल और कंपाउंड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आ गया। अब इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक ये बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे है 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, और है यहाँ पे अपने पास है ये 3 रेड बॉल्स, ठीक है, 3 ब्लैक बॉल है और 3 रेड बॉल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 balls are to be drawn, 2 balls are to be drawn from it, ठीक है, drawn without replacement, विथआउट रिप्लेसमेंट मतलब अगर मैंने एक बॉल निकाल दिया तो वहां पे अभी 6 बॉल है, फिर वहां पे 5 बचेंगे, ठीक है। 2 balls are drawn without replacement, ऐसा बोल दिया है, ठीक है। यहाँ पे what is the probability that the second ball would be, what is the probability that यहाँ पे क्या लिखें, one of the balls is, यहाँ पे one of the balls is black ball, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछ रही है कि एक बॉल इसमें से ब्लैक बॉल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टाइम में चूज करता हूँ तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे मेरा अगर मैं फर्स्ट में बॉल चूज करता हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे P ऑफ A फर्स्ट इवेंट अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, यहाँ पे ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 है, ठीक है, 3 है आउट ऑफ 6 बॉल्स, ठीक है। ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 आउट ऑफ 6 बॉल्स, ओके, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे सेकंड बॉल अब ड्रॉ करता हूँ, विथआउट रिप्लेसमेंट है, सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सपोज अगर फर्स्ट में अगर ब्लैक बॉल आ गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2 ब्लैक बॉल बचे और यहाँ पे टोटल बॉल्स बचे 5, तो यहाँ पे P ऑफ B कितना हो गया मेरे पास 2/5, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड जो मेरा जो आने का जो प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, वो मेरा हो गया 2/5, ठीक है, ओके। यहाँ पे वन ऑफ द बॉल्स इज ब्लैक बॉल बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि खाली एक ही बॉल ब्लैक बॉल है, यहाँ पे दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके।
या तो फिर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि दैट सेकंड बॉल इज अ ब्लैक बॉल, अगर सेकंड बॉल इज अ ब्लैक बॉल बोलूँगा तो यहाँ पे हो सकता है फर्स्ट बॉल रेड बॉल हो, ठीक है। अब सेकंड बॉल अगर मैं ब्लैक बॉल बोलूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ ओनली सेकंड बॉल इज अ ब्लैक बॉल, सेकंड बॉल, इसको क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, दैट सेकंड बॉल इज द ब्लैक बॉल, दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक बॉल। तो अगर मैं ऐसा ले लेता हूं तो यहाँ पे फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए रेड बॉल आ गया फर्स्ट वाला, 3 में यहाँ पे 6 में से 3 बॉल। अब दूसरे बार कितने बचे, 5 बॉल बचे, ठीक है। अब मेरे को 5 में से जो 3 ब्लैक बॉल है उसमें से 1 बॉल चाहिए, तो यहाँ पे ये 3/5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। अगर ऐसा कोई केस आ गया तो इसको बोला जाता है डिपेंडेंट इवेंट। ऐसा कोई केस आ गया तो ये आ गया अपना डिपेंडेंट इवेंट वाला केस, ठीक है। ऐसा कोई केस आ गया तो डिपेंडेंट इवेंट वाला केस, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, P ऑफ B अपॉन A, हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन ये जो नीचे वाला जो टर्म्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है। हम यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने देखा था, ठीक है, सेकंड बॉल इज अ ब्लैक बॉल, तो यहाँ पे सेकंड बॉल ब्लैक बॉल आने डिपेंड करता है कि फर्स्ट बॉल आ जाए रेड बॉल, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, एक पैक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है, एक पैक ऑफ कार्ड्स है, उसमें से a card is drawn of red color, ठीक है, a card is drawn of red color। तो यहाँ पे what is the probability that the card is heart, ठीक है, what is the probability that the card is of heart, ठीक है, that the card is of heart। रेड कलर का हम कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, अब वो कार्ड हार्ट का होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे ए क्या है, रेड कलर कार्ड निकालने का, ठीक है। यहाँ पे ए है रेड कलर कार्ड के लिए, ठीक है, बी है यहाँ पे हार्ट के लिए, ओके, ठीक है। ए है रेड कलर कार्ड के लिए, बी है अपना हार्ट के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेड कलर कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया, 26/52, 1/2, ठीक है। यहाँ पे हार्ट कितने होते हैं, यहाँ पे अपने पास अगर हार्ट देखा जाए, हार्ट कितने होते हैं, अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि जो हार्ट है, ठीक है, वो रेड कलर कार्ड में से हार्ट आने का प्रोबेबिलिटी। तो रेड कलर कार्ड कितने थे अपने पास, थे 26, ठीक है, और यहाँ पे हार्ट कितने हैं, 13। तो यहाँ पे 13/26 आ जाएगा मेरा 1/2, ठीक है। यहाँ पे 13/26 आ जाएगा मेरा 1/2। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक प्रकार से डिपेंडेंट इवेंट हो गया। तो डिपेंडेंट इवेंट को किस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ये नीचे वाला टर्म्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ऐसे कार्ड्स जो कि हार्ट भी हैं, ठीक है, ऐसे कार्ड्स जो कि हार्ट भी हैं और रेड कलर के भी हैं। तो ऐसे कार्ड्स कितने आते हैं, 13 कार्ड्स हैं जो कि हार्ट भी हैं और रेड कलर के भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 26, तो ये सेम चीज आ गया, यही आ गया, ओके, ये हमारा सेम चीज आ गया, यही आ गया, और इसी को हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लिख लिया था, ठीक है। हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लिख लिया था, ओके। सो यहाँ पे ये जो डिपेंडेंट इवेंट वाला केस है उसमें इस तरीके से निकालेंगे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अगर यहाँ पे ए अपॉन बी होता तो यहाँ पे नीचे आता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाता। ठीक है, जो नीचे वाला टर्म्स है वो यहाँ पे डिवाइड होगा, और वो यहाँ पे डिवाइड क्यों होगा, क्योंकि ये समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है ए के ऊपर। तो यहाँ पे हम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे वो ए के हिसाब से निकालेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिस्कस सो फार इज टेक्निकली नोन एज अनकंडीशनल और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। अभी तक जो हम देख रहे थे अनकंडीशनल या मार्जिनल था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ जा रहा है कंडीशन। हाउएवर देयर आर सिचुएशन दैट डिमांड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन इवेंट। एक से ज्यादा इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। पहले रेड कलर कार्ड निकालना था और उसके बाद उसमें से हार्ट निकालना था, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी साइमल्टेनियसली इज नोन एज द कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। ए और बी साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ठीक है। वहां पे हम क्या कार्ड निकाल रहे हैं और वो हम वही कार्ड में से चेक कर रहे हैं कि वो रेड कार्ड भी आ रहा है कि हार्ट भी आ रहा है, ठीक है। ओके, इज डिनोटेड बाय पी ए इंटरसेक्शन बी। यही किया था, पी ए इंटरसेक्शन बी किया था। इन अ सिमिलर मैनर द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ के इवेंट्स। अगर के बहुत सारी इवेंट्स है तो यहाँ पे A1, A2, A3 फिर ऐसे करके A के तक। इन केस ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स से A and B we may face two different situations. In first case the occurrence of one event से B is influenced by the occurrence of other events, ठीक है। B is influenced by the occurrence of another event A. Then the two events of A and B are known as dependent event। जैसे ये कार्ड वाले केस में देखा, ठीक है। अगर जैसे ये बी जो आ रहा है वो अगर ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बी अगर आ रहा है वो ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ए कुछ भी आए, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये बॉल्स वाला एग्जांपल। यहाँ पे 3 ब्लैक बॉल्स है, 3 है अपने पास रेड बॉल्स, ठीक है। इसे वैसे ही कलर से बना लेते हैं हम। यहाँ पे 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे है 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। यहाँ पे बॉल्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, बॉल्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट। 2 balls are drawn with replacement, ठीक है। probability that the second ball is red ball। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, जैसे मैं सेकंड बॉल निकालने जा रहा हूँ, सेकंड बॉल के लिए फिर से मेरे पास वहाँ पे 6 बॉल्स आ गए हैं, ठीक है। अब वहाँ पे मेरा 3 आउट ऑफ 6 हो जाएगा। ओके, हो सकता है फर्स्ट बॉल मेरा रेड बॉल आ गया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से वो रेड बॉल को फिर से वहाँ पे मैं ये बॉक्स में डाल दे रहा हूँ विथ रिप्लेसमेंट। तो मेरा सेकंड प्रोबेबिलिटी भी आ गया 3/6, और यहाँ पे फर्स्ट बॉल का रेड बॉल आने का चांसेस भी है 3/6। ओके, फर्स्ट बॉल का रेड बॉल आने का चांसेस भी 3/6 है, सेकंड बॉल भी 3/6 है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे फर्स्ट वाले केस में क्या था, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो फर्स्ट बॉल अगर ब्लैक बॉल आ जा रहा था तो यहाँ पे, ठीक है, सेकंड बॉल लाने के लिए हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 5 ही चॉइस बच रही थी। तो वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंड है कि फर्स्ट वाला क्या आ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट वाला अगर रेड बॉल आ रहा है तो यहाँ पे अपने पास 3 ब्लैक बॉल बचते हैं, तो वो 3/5 हो जाता। अगर यहाँ पे फर्स्ट वाला अगर वहां पे ब्लैक बॉल आ रहा है तो अपने पास यहाँ पे 2 ही बच रहे थे, तो ये 2/5 हो जा रहा था, ठीक है। ओके, सो वो आ जाता है। वैसे टाइप के इवेंट्स होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। वी यूज द नोटेशन पी बी अपॉन ए टू रीड द प्रोबेबिलिटी of the event B given to that A event has already occurred or the conditional probability of B given A, ठीक है। यहाँ पे जो हम डिपेंडेंट इवेंट्स वाला देख रहे थे, आगे में आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट भी। तो देखिए यही है यही है फॉर्मूला हमारा, यही सेम फॉर्मूला था, ठीक है। If PA is greater than 0 then A is not an impossible event। PA greater than 0 ही होना चाहिए, ओके।
ये तो बिना बोले समझ में आता है। अगर p अगर 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे तो हमारा नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। वैसे ही अगर उल्टा करें तो यहाँ पे ये नीचे p भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है। एग्जांपल, इफ अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 8 व्हाइट बॉल्स एंड 2 सक्सेसिव ड्रॉप्स ऑफ 2 बॉल्स आर मेड फ्रॉम इट विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट दिया है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द सेकेंड ड्रॉ वुड रिजल्ट इन 2 व्हाइट बॉल्स गिवन दैट द फर्स्ट ड्रॉ हैड रिजल्टेड इन 2 रेड बॉल्स। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड ड्रॉ 2 व्हाइट बॉल्स आएगा given that the first draw has resulted in 2 red balls is an example of conditional probability। conditional probability है कि यहाँ पे हमको चाहिए probability of 2 white balls, लेकिन वो कंडीशन में कि सामने जो फर्स्ट जो हमने जो बॉल जो ड्रॉ किया वो 2 रेड बॉल आए। ठीक है, उस कंडीशन में। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है since the drawings are made without replacement, the composition of the balls in the box changes and the occurrence of 2 white balls in the second draw is dependent on the outcome of the first draw। यही चीज हमने देखा था कि जैसे ही हमने विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे बॉल्स वहां पे कम हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे जाते हैं। इन द सेकेंड सिनेरियो, इफ द ऑकरेंस ऑफ द सेकेंड इवेंट बी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑकरेंस ऑफ द फर्स्ट इवेंट। अगर वो जो सेकेंड सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है, ऑकरेंस ऑफ द फर्स्ट इवेंट ए, अगर ए से अगर ये बी में इन्फ्लुएंस नहीं होता है, देन बी इज नोन टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए। यहाँ पे बी को इंडिपेंडेंट ऑफ ए बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अगर जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स केस है, ठीक है, अगर जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट वाला केस है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला केस है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा होता है। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, तो हमने क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर मान लेते हैं डिपेंडेंट इवेंट है, मान लेते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे आ जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालूंगा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इस केस में क्या हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कट हो गया, तो ये आ गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में ये बी तो डिपेंडेंट है ही नहीं ए के ऊपर, ये बी तो ए के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये अपना इंडिपेंडेंट इवेंट वाला आ गया पार्ट। ओके, ठीक है, इससे समझ में आ रहा है। इंडिपेंडेंट है तो फिर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की ही बराबर आएगा। ओके, ठीक है, देखिए यहाँ पे वही चीज लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, thereby implying probability of A intersection B is equals to probability of A multiplied by probability of B। यही चीज हमने वहां पे देखा है। ओके, अब यहाँ आगे चलते हैं। In the above examples, if the balls are drawn with replacement, then the two events B2 and R2 are independent and we have same example के तौर पे बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, वही आएगा। ठीक है, 15.28 इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। 15.28 कौन सा है, ये है। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यहाँ पे 15.28 इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ टू इवेंट्स। In a similar manner, 3 events A, B, C are known to be independent if the following conditions hold। तो हम देखिए यहाँ पे अगर ये 3 इवेंट्स को अगर हमको अगर यहाँ पे अगर अपने को 3 इवेंट्स को अगर इंडिपेंडेंट तभी मानेंगे, यहाँ पे देखिए अगर ये चीज अगर सेटिस्फाई करता है तो फिर हम इसको इंडिपेंडेंट मानेंगे, वही लिखा हुआ है। इफ 3 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट then P of A
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। सो अब यहाँ पे आगे देखते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर जैसे यहाँ पे P अगर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी है, तो यहाँ पे सेम तरीके से अगर और कोई दो इवेंट्स होंगे, अगर A और C, और अगर यहाँ पे अगर A और B अगर वो सब वैसे भी इवेंट्स होंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, it may be further noted that if two events A and B are independent, if A and B are independent, then the following pairs are also independent: A and B complement, A complement और B, और A complement and B complement, ये सारे भी इंडिपेंडेंट होंगे। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो भी इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक्चुअल इवेंट्स के साथ भी और दूसरे इवेंट्स के साथ भी इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, ओके, हम यहाँ आगे आते हैं। यहाँ पे कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का थ्योरम दिया है। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी ऑकर साइमल्टेनियसली इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, दो इवेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी ऑकर साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों साथ में ऑकर करे, इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे जो अपना जो ये थ्योरम नंबर 5 है, ये थ्योरम नंबर 5 कुछ नहीं है, ये सिंपल बस वो जो फॉर्मूला जो हमने बनाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसी को ही बस उसने घुमा के यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, देखिए यही चीज यहाँ पे ये फॉर्मूला में लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए यही फॉर्मूला है। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी ऑकर साइमल्टेनियसली इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ये वही चीज है। ठीक है, इसको इसी तरीके से यहाँ पे दे दिया है, प्रोवाइडेड पी ए इज ग्रेटर देन 0, उसी को ही रिवर्स करके अपने को यहाँ पे कंफ्यूज करके दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है थ्योरम नंबर ये 6 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पी ऑफ ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू यहाँ पे पी ऑफ ए इंटू ये पी ऑफ बी अपॉन ए, और यहाँ पे दिया हुआ है पी ऑफ सी अपॉन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये थ्योरम नंबर 6 ऐसा दिया हुआ है, ये किस केस में आएगा? जब ये तीनों इवेंट 3 इवेंट्स ऑकर जॉइंटली, 3 इवेंट्स ऑकर जॉइंटली, इस केस में यह आएगा। ठीक है, ओके। बाकी फिर नीचे आगे और एक ऐसे थ्योरम बना दिया गया है जो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आप लोग को। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू ये पी ऑफ बी इंटू ये पी ऑफ सी। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में ये चीज़ हम देख चुके हैं। ओके, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब आगे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स अपने तरीके से आप लोग कोशिश कीजिएगा। कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है वहाँ पे दे सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जब आगे जब वहाँ पे एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, ओके। सो अब आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी की चीज़ देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एवरीवन।